जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम पर बात कर रहे थे हम लोग। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। आज ये इसका लास्ट पार्ट है और एंड करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझा, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात की किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, मेज़र किस तरीके से करते हैं मिली बार में, और इसके बाद वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है हमने। इसके बाद हमने डिस्कस फोर्सेज अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड पर किया कि कौन कौन से जो फोर्सेज वो अफेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी था। जिस तरीके से हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा, इसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देखा, और तीसरा कौन सा था आपको याद है? कौन सा था तीसरा? तीसरा था कोरियोलिस फोर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों ये एक छोटी सी टेबल है एनसीईआरटी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है इसकी पैटर्न क्या होती है, यानी विंड की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो क्लॉकवाइज होती है। ठीक इसके उल्टे एंटी साइक्लोन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड की डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन की सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे देख लीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल आए हैं। और सबसे खास बात तो यही है, देखिए मैंने बहुत बार कहा है कि टेक्स्ट पढ़ना, चीज़ें समझना काफ़ी नहीं है जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना करें। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो बुक्स में नहीं होते बट वो पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से ध्यान से समझ लें, नोट डाउन कर लें। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो ITCZ के ऊपर होगा। ITCZ की फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नाम से ये जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बात कर लेते हैं इस पर। देखिए ये चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको ITCZ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल यानी कुछ ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, कन्वर्जेंस जोन यानी कुछ कन्वर्ज हो रहा है। अब क्या कन्वर्ज होता है वो तो हम समझेंगे ही। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि बेसिकली ITCZ या फिर कई बार इसे डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। डोल्ड्रम्स ये वो एरियाज हैं लो प्रेशर के। लो प्रेशर सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इंसोलेशन हाई होगा। क्यों? क्योंकि जब हवाएं गर्म होंगी तभी हवा ऊपर की ओर जाएगी और इस तरीके से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्योग्राफी में खास करके ये जो हमारा सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी वाला, इसमें अगर आप चीज़ें कंसेप्चुअली समझेंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर किस तरीके से विंड मूव कर रही है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ITCZ के अंदर भी आपको समझना है कि ये उस एरिया की हम बात कर रहे हैं जो लो प्रेशर का एरिया है, और ये अराउंड द इक्वेटर देखने को मिलता है। देखिए मैंने इक्वेटर पर नहीं कहा है बल्कि अराउंड द इक्वेटर कहा है। अब कितना इक्वेटर के कितने डिग्री के आगे पीछे देखने को मिलेगा वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, ट्रेड विंड्स में दोनों ही तरह की आ जाएंगी, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर की भी। सो बस सम अप कर लेते हैं इसे। तो ITCZ जिसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है या फिर काम्स भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मोनोटोनस विंडलेस वेदर देखने को मिलती है। ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। हालांकि इसकी पोजीशन भी सीजनली वेरी करती हैं, वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप ITCZ को समझ लीजिए। देखिए ये वाला जहाँ पे आपको क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, यही रीजन ITCZ है। तो यही पहचान है ITCZ की। दोस्तों इसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स भी समझ लीजिए कि ये बादल किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए नॉर्थ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स आकर के कन्वर्ज हो रहे हैं। कौन से? नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो ये जो ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होते हैं, इस कारण क्या होता है? इस कारण ऑब्वियसली जो लो प्रेशर का एरिया बनता है, और लो प्रेशर का एरिया बनने के कारण गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है जिससे क्लाउड फॉर्म करते हैं। तो यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ना बात कर लेते हैं कि जो ITCZ है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ITCZ लो प्रेशर का एरिया है, ठीक है, जिनमें क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये जो ITCZ है ये शिफ्ट क्यों करता है? तो इसके लिए आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि अर्थ में टिल्ट है, यानी अर्थ हमारी टिल्टेड है। कितनी? अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग देखें, सो ये इमेज काफ़ी अच्छा है, इससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर सीजन के टाइम पे हम बात करें
तो ये इक्वेटर है। और जैसा कि हमें पता है 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, टिल्टेड है। इस कारण से ये जो इक्वेटर है इसमें डायरेक्टली सनलाइट नहीं देखने को मिलता, बल्कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट इंसोलेशन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है। तो यही रीज़न है कि जो ITCZ है ये शिफ्ट करता है समर सीजन में नॉर्थ की ओर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जितनी हवाएं गर्म होंगी वहीं पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा। और ITCZ नेवर बोदर्स अबाउट इक्वेटर, इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि लो प्रेशर का एरिया कहाँ पे बन रहा है, इस वजह से ये शिफ्टिंग देखने को मिलती है। और ठीक उसके उल्टे जब सदर्न हेमिस्फीयर की बात आएगी तो ये इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। तो इस वजह से जब समर सीजन जो आएगा सदर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ की ओर शिफ्ट कर जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको लो प्रेशर को दिमाग में लेकर के चलना है। लो प्रेशर जिस साइड उसी जगह पे ITCZ शिफ्ट करने लगेगी। सो ये देखिए किस तरीके से ITCZ शिफ्ट कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आप इस बात को भी समझिए। देखिए जो ओशन वाली जगह हैं, जैसे अगर यहाँ हम देखें तो ये लैंड वाली जगहों के कंपैरिजन में काफ़ी कम वाइडर देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होगा? इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है कि जो लैंड सरफेस है ये ज़्यादा क्विकली हीटअप होता है जब हम इसे कंपेयर करें वाटर के साथ। तो दोस्तों नाउ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हेडले सेल, फेरल सेल, ये सब क्या हैं? दोस्तों हमें पता है कि भले ही कोई भी महीना हो, जो इक्वेटर है, इक्वेटर में हमेशा ही लो प्रेशर का एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जो इंसोलेशन है, जो सनलाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा रिसीव होती है इक्वेटोरियल रीजन में। यही रीज़न है कि इस रीजन को इक्वेटोरियल लो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वार्म रीजन है, इसलिए लो प्रेशर का जोन है, इस वजह से इक्वेटोरियल लो कहा जाता है। नाउ हेडले सेल को समझते हैं। देखिए अभी जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि इक्वेटर जो है इन्हें इंसोलेशन मिलती है साल भर। इस वजह से इक्वेटोरियल जो रीजन है, जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है, ये गर्म हो जाता है। तो वार्म एयर राइज करती है। तो वार्म एयर राइज करती है और एक्सपेंड भी करती है, यानी फैलती है। तो जब ये वार्म एयर राइज करेगी और एक्सपेंड करेगी तो पोल्स की ओर मूव करने लगती है। पोल्स आपको पता होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स। तो पोल्स की ओर मूव करने लगती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सब ट्रॉपिकल रीजन, पहले सब ट्रॉपिकल रीजन पर बात कर लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पता होंगी। देखिए 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। दोनों ही, बहुत ही नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जिसे टेम्परेट जोन भी कहते हैं। सो अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने बात की, 0 डिग्री पे हवाएं जो हैं ये ऊपर की ओर उठती हैं और इसके बाद पोल्स की तरफ एक्सपेंड करती हैं। तो पोल्स की तरफ जाते हुए रास्ते में ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सिंक्स कर जाती है। सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में आकर के ये नीचे की ओर धंस जाती है। और ये जो पैटर्न है यही हेडले सेल कहलाता है। इसे इलुस्ट्रेशन में मैं दिखाता हूँ। सो दोस्तों यही जो पैटर्न है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, ये हेडले सेल कहलाता है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं फेरल सेल की। दोस्तों अभी जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन की, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इनमें एयर सिंक करती है। ये देखिए, तो ये जो सिंक की हुई एयर है ये 2 पार्ट में बढ़ जाती है। ये देखिए 2 तरीके से डायरेक्शन हमने दिखाया है। तो एक जो पार्ट है इसमें से, ये तो इक्वेटोरियल रीजन की ओर मूव कर रहा है। लेट मी चेंज द कलर। और दूसरा जो पार्ट है ये पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो पोल्स की तरफ मूव करने वाली एयर है ये कोलॉइड कर रही है। यहाँ पे देखिए ये कोलॉइड कर रही है पोल से आने वाली विंड के साथ। तो यहाँ पे जब विंड कोलॉइड कर रही है नियर द सरफेस, तो ये कूल ड्राई विंड्स हैं और नियर द सरफेस ये कन्वर्ज कर रही हैं। और चूंकि इनके पास प्लेस नहीं है सिंक करने के लिए, इसलिए ये ऊपर की ओर राइज कर रही हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, एरो डायग्राम में काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सो जैसा कि अभी आपने देखा, अगेन इसे देख लीजिए, एरो से समझ लीजिए, ये ऊपर की ओर अगेन मूव कर रही हैं।
तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये हेडलेस सेल और फेरल सेल के अंदर। अगर ये आपको कन्फ्यूजिंग लगा है तो दोबारा देखिए, इलस्ट्रेशन समझिए, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं डायरेक्ट, और जो क्वेश्चन आए भी हैं वो आप देख सकते हैं कितने बेसिक लेवल के हैं। एक ही सवाल यहाँ पे आया है सीडीएस में, हेडलेस सेल के विषय में पूछा जा रहा है कि हेडलेस सेल में जो एयर है ये राइज करती हैं, ऑब्वियसली राइज करती हैं, और कहाँ जा करके डिसेंड करती हैं। तो हमने देखा था कि इक्वेटर से एयर जो है ये राइज अप करती हैं और ये पोल्स की तरफ मूव करती हैं, और ये डिसेंड कर जाती है, यानी नीचे की ओर आ जाती है, नीचे की ओर धस जाती है। कहाँ? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में। तो बेसिकली ये जो सब ट्रॉपिकल हमने देखा था, सब ट्रॉपिकल रीजन, वहीं पे आकर के ये हेडलेस सेल के थ्रू धस जाती हैं एयर्स। दोस्तों जिस तरीके से हेडलेस सेल है और फेरल सेल है, इसी तरीके से पोलर सेल भी हैं। ये भी काफ़ी आसान है। देखिए पोलर लेटीट्यूड में जो कोल्ड डेंस एयर है ये सबसाइड कर जाती हैं पोल्स में और मिडिल लेटीट्यूड की तरफ फ्लो करने लगती हैं पोलर स्टर्लीज के रूप में। इन्हें ही पोलर सेल कहते हैं। दोस्तों जो विंड सर्कुलेशन की पैटर्न है ये डिफरेंट सीजन में मॉडिफाई होती हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर, विंड बेल्ट, ये चीज़ें शिफ्ट करती रहती हैं। तो इन्हें हम लोग समझेंगे इन फिनोमिनाज को इंडिया के कंटेक्स्ट में, फिजिकल इन्वायरमेंट वाली बुक में, तो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक में, जिसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी की, उसमें समझेंगे ना। बात करते हैं लोकल विंड्स की। तो देखिए हीटिंग और कूलिंग, अर्थ में जो रीजन्स है इनमें हीटिंग और कूलिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं, इस कारण से लोकल और रीजनल विंड्स डेवलप होती हैं। ये सब कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बट दोबारा देख लेते हैं लैंड और सी ब्रीजेज। तो जैसा कि हमने अब डिस्कशन में देखा कि लैंड और सी जो है ये एब्जॉर्व करते हैं हीट को और ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, और डे में जो है ये लैंड हीटअप होता है फास्टर और फिर वार्मर होता है सी के मुकाबले। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ भी अभी हमने किया, बिकॉज ये काफ़ी आसान है इसे समझना, क्योंकि लैंड जो है ये जल्दी हीटअप होती हैं जब हम इसे कंपेयर करें सी के साथ। तो और देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजेज गिविंग राइज टू अ लो प्रेशर एरिया। तो अभी जैसा कि हमने बात की, जिस तरीके से लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा, जहाँ पे गर्म हवाएं देखने को मिलेंगी, और इसी तरीके से सी जो है ये रिलेटिवली कूल होती हैं, इसलिए जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर देखने को मिलता है सी में, थोड़ा हाई देखने को मिलता है लैंड के मुकाबले। तो प्रेशर ग्रेडियंट फिर क्या है? व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स? हमने बहुत बार डिस्कस किया व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वो फोर्स जिसके कारण हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो विंड है ये ब्लो करती हैं सी टू द लैंड। क्यों? आप समझ सकते हैं, क्योंकि सी में हाई प्रेशर का जोन है और लैंड में कंपैरेटिवली लो प्रेशर का जोन है। ना माउंटेन एंड वैली विंड्स की बात करते हैं तो बहुत आसान है। वैसे रीजन्स जहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो दिन के टाइम पे ये जो माउंटेन के स्लोप्स हैं, ये जो माउंटेन्स के स्लोप हैं ये हीटअप हो जाते हैं और एयर जो है ये अप स्लोप की ओर मूव करती है। यही कहलाते हैं माउंटेनियस विंड्स। नाउ बात करते हैं कि एयर मास क्या होता है। तो देखिए एयर जब किसी एक होमोजीनस एरिया में, होमोजीनस एरिया मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, इनमें वेरिएशन ना देखने को मिले, तो वैसे एरिया में क्या होता है, जब एयर लंबे समय तक, सफिशेंटली लॉन्गर टाइम तक रहती हैं, तो उनमें उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है उन एयर्स में। तो ये जो होमोजीनस रीजन है ये वास्ट ओशन सरफेस भी हो सकता है या फिर वास्ट प्लेन्स भी हो सकता है, तभी तो वो रिलेटिवली एरिया जो एक साथ होमोजीनस एरिया कहलाएगा, बिकॉज वहाँ पे जो रीजन है उनमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें लगभग सेम देखने को मिल रही हैं। तो वो वैसे जो एरियाज़ हैं इनमें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देखने को मिलता है जब हम इसे देखें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एयर के द्वारा धारण कर ली गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो एयर जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से है। तो यही कहलाते हैं एयर मासेस। इन्हें कई तरीके से क्लासीफाई किया गया बट नॉट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ना फ्रंट्स को समझते हैं कि फ्रंट्स क्या होता है। तो जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलती हैं तो वो जो बाउंड्री जोन है यही कहलाता है फ्रंट। ये जो फॉर्मेशन है फ्रंट्स की, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रंटोजीनेसिस। तो 4 तरीके के फ्रंट्स बताए जा रहे हैं, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी, ऑक्यूलेटेड। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कोल्ड फ्रंट की, तो जब फ्रंट जो है ये स्टेशनरी रहेगा पहले, तो ये स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। इसी तरीके से जब कोल्ड एयर मूव करेंगी वार्म एयर की ओर, और ये जो कॉन्टेक्ट जोन होगा ये कोल्ड फ्रंट कहलाएगा। इसी तरीके से जब वार्म एयर जो मास है ये मूव करेगी कोल्ड एयर मास की ओर, तो कॉन्टेक्ट जोन वार्म फ्रंट कहलाएगा। और जब एयर मास फुल्ली लिफ्ट हो जाएगी लैंड सरफेस से ऊपर, तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाएगा।
ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा और इनके नाम से ही समझेंगे तो काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों इसके बाद का जो हमारा डिस्कशन है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इनके ऊपर है, जिन पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जरूर देखिए, बिकॉज पूरे के पूरे चैप्टर में केवल इन्हीं 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा हेडलेस सेल, फेरल सेल, बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन भी होंगे तो बहुत सिंपल होंगे, सिंपली पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस रीजन में सिंक करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा। बट इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड किस तरीके से मूव कर रही हैं और क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, जैसे वो जब टेबल मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं। ये पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन क्या होती है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ये ख़त्म, और इसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो कवर करेंगे। बिकॉज अभी तुरंत करने से आप काफ़ी आसानी से कई सारे आंसर कर लेंगे, बट चीज़ें जब थोड़े लंबे टाइम के बाद हम कवर करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट निकल करके आएगा। सो उम्मीद है आपको इन वीडियो सीरीज़ से हेल्प मिल रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।